करण बहुत तेजी से अधिकारी की ओर बढ़ा और हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। क्या सुनना है? आत्मघाती था। वह एक दिवंगत जनरल स्टेट योद्धा पर हमला क्यों कर रहा था? उस पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन अगर उन्होंने अनुपालन किया तो कम से कम उसके आजीवित रहने का मौका था। लेकिन अधिकारी पर सीधे हमला करके वह बचने की अपनी आखिरी संभावना को खत्म कर रहा था। अधिकारी ने अपना भाला तैयार किया और उसने करण की आंखों में देखा। वह जानता था कि करण कमजोर नहीं था और वह जानता था कि उसे लड़ाई में बहुत अधिक निश्चित नहीं होना चाहिए। उस आदमी की तलवार ने एक मध्यम सामान्य चरण के जानवर को दो भागों में विभाजित कर दिया था। जरूर उसे कुछ मदद मिली थी, लेकिन वह विनाशकारी शक्ति कोई मजाक नहीं थी। शिकारी यह भी जानता था कि जीरो ने इस जबरदस्त अपराध के बदले में अपनी गति और लचीलेपन का सौदा किया था। अधिकारी के दिमाग में जीरो बहुत धीमा था। जीरो की तुलना में शिकारी इन तीन चीजों में माहिर थे। अधिकारी ने बिना कुछ कहे जीरो पर आरोप लगा दिया। पहाड़ी की चोटी पर एक ने जीरो को देखा। उसके मुखौटे के पीछे उसकी अभिव्यक्ति थी। अन्य सैनिक केवल लड़ाई देखते रहे। उन्हें इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? उसका अधिकारी उन सभी से अधिक शक्तिशाली था। उसे किसी मदद की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा कुछ सैनिक को संदेह हुआ, जीरो अचानक एक और दो पर हमला क्यों करेगा? इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को इस विवाद से दूर रखा। अभी कई सैनिक निश्चित नहीं थे कि उन्हें किस पक्ष में विश्वास करना चाहिए, खासकर करण के यह कहने के बाद कि अधिकारी पहले ही करण के 4 सहयोगियों से निपट चुका है। ये चारों कहाँ थे? वे यहाँ क्यों नहीं थे? अचानक अधिकारी के पीछे हरी हवा दिखाई दी और उसने बहुत तेजी ला दी। बस एक पल में वह अपना भाला आगे बढ़ाने हुए करण तक पहुंच गया। जब करण ने हमला देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वह मुझे कम आंक रहा है, उसने उस पल सोचा। लगता है इस लड़ाई में कोई समस्या नहीं होगी। अधिकारी ने बिना कुछ रोके इस एक प्रहार में अपनी सारी शक्ति को गति को झोंक दिया। इससे पहले हमले से बचना या बचाव ना कठिन हो गया, लेकिन इससे उसे फॉलो अप करने का कोई मौका नहीं मिला। करण सही था। अधिकारी ने सचमुच उसे कम आंका था। हाँ, करण ने एक पागलपन भरा अपराध किया था, लेकिन अधिकारी के लिए उसे गंभीरता से लेने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि करण अधिकारी से 2 सतर नीचे था। इसका मतलब था कि करण 2 सतर की छलांग लगाने की जरूरत थी। कोई भी योद्धा 2 सतर तक छलांग नहीं लगा सकता। यह बिल्कुल असंभव था। गति और शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। अधिकारी के दिमाग में प्रारंभिक जनरल स्टेट योद्धा से निपटने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली हमला करना पहले से ही बहुत अधिक था। जीरो बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था और अगर उसने हमले को रोक दिया तो उसे दूर फेंक दिया जाएगा। यह सब कुछ वैसा ही था जैसे अधिकारी ने लड़ाई की कल्पना की थी। अफसोस की बात है, यह उनके अनुरूप नहीं होगा। कर्ण ने अपनी विशाल तलवार उठाई और अपने बाएं हाथ से उसके ब्लेड के किनारे को छुआ। भाला तलवार के किनारे पर लगा, लेकिन फिर तलवार अचानक मुड़ी गई और भाला तलवार के पार हो गया और अब जमीन की ओर चुभ रहा था। इस क्षण अधिकारी की आंखें फैल गई। एक परी फेरी। एक प्रारंभिक सामान्य चरण का योद्धा अपने पूर्ण रूप से संचालित हमले को कैसे रोक सकता है? प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा के पास अपने भाले के प्रेक्षपथ को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। मध्यम सामान्य चरण के योद्धाओं के लिए भी यह कठिन होगा। यह असंभव था। अफसोस की बात है कि अधिकारी को प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था। जब करण प्रारंभिक सामान्य चरण में था तब उसका शरीर पहले से ही उसके सतर से एक सतर ऊपर था। शारीरिक शक्ति के मामले में जानवरों को जो लाभ था वह और भी अधिक हो गया क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली हो गए और करण की प्रक्रिया की शक्ति जानवरों की शक्ति से निर्धारित होती है, इसलिए उनकी शक्ति में भी बढ़ गई। इतनी ही नहीं, प्रारंभिक सामान्य चरण में करण का भौतिक शरीर प्रारंभिक सामान्य चरण के योद्धा के बराबर था और अब प्रारंभिक सामान्य चरण में करण का भौतिक शरीर मध्यम सामान्य चरण के योद्धा की तुलना में थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। अतीत में कोई कह सकता है कि करण की शक्ति को 1 प्लस प्राप्त हुआ था। अब यह 1 प्लस 1.2 जैसा था। अधिकारी से लड़ना पूरे सत्र की छलांग के बराबर भी नहीं था गिना जाता। जैसे ही भाले को नीचे को और मोड़ा गया, करण की तलवार भाले के किनारे पर से टकराई और फिर यह रुक गया। आइसमंथ ने तलवार के ब्लेड से गोली चलाई, इससे उसके नीचे का लचीला लेकिन सख्त भाला साफ जम गया। उस समय करण का बायां पैर उसकी तलवार के बदले ब्लेड के पिछले हिस्से को छू गया। तुरंत बाद करण के पैर से बर्फीली धूंध निकली। जैसे ही करण का बायां पैर नीचे गिरा,
तलवार के ब्लेड से आग निकली और उसके नीचे का टॉप टूट गया। उस क्षण मानो समय थम गया। हर कोई टूटे हुए हथियार को हैरानी से देख रहा था। कैसे? लेकिन एक पल बाद ही कर्ण के पीछे एक बर्फीला विस्फोट हुआ और वह आगे की ओर उछल गया। सदमे के कारण अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। इसने सीधे तौर पर सभी तर्कों को खारिज कर दिया था। जब अधिकारी ठीक हुआ तो उसने केवल एक घुटना दिखाई दिया। कर्ण का घुटना आग से फट गया, जिससे अधिकारी का चेहरा जल गया और वह अंधा हो गया। जब कर्ण का शरीर आगे बढ़ता रहा तो अधिकारी अपना भाला छोड़कर पीछे गिर गया। कर्ण की गति इतनी अधिक थी कि उसे किसी के सिर पर प्रहार करके रोका नहीं जा सकता। जब कर्ण अधिकारी के सिर के ऊपर था तो उसने अपना भाला हाथ आकाश की ओर कर दिया। उसने कभी भी दूसरे बार के लिए अपनी तलवार ऊपर नहीं उठ खींची थी, जिसका मतलब था कि वह फिलहाल उसके नीचे थी। यह कर्ण को अधिकारी की गर्दन के बीच था। कर्ण का बायां पैर फिर से उसकी तलवार के ब्लेड के पिछले हिस्से पर लगा। एक भीषण विस्फोट के बाद कर्ण को नीचे फेंक दिया गया। जिस स्थान पर कर्ण और अधिकारी अभी अभी गए थे, उसके चारों ओर धूल का एक बादल दिखाई दिया, जिससे ये बाकी सभी के अश्चर्य हो गए। वे अभी भी उन चीजों से सहमत नहीं हो सकते थे जो उन्होंने अभी देखा था। किसी की अभिव्यक्ति उसके मुखौटे के पीछे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके तनावग्रस्त शरीर ने यह बता दिया। वह अभी शांत नहीं था। कुछ सेकंड बाद धूल का बादल गायब हो गया और सैनिकों ने देखा कि क्या हुआ था। अधिकारी ऊपर की ओर मुंह करके जमीन पर लेट गया। उसकी गर्दन में कर्ण की तलवार दबी हुई थी और उसके ऊपर कर्ण का बायां पैर था। तलवार के ब्लेड का एक बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर था और आश्चर्य की बात यह है कि मुठ भी जमीन में थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो अधिकारी। वह अभी भी जीवित था, लेकिन अपनी पसंद से नहीं। इस समय अधिकारी को अनिवार्य रूप से उसकी गर्दन पर जमीन पर कीलों से धोखा दिया गया था। मुठ उसकी बाईं ओर धरती में धंसा समा गई। अधिकारी की गर्दन के उस हिस्से से खून की धारा बह निकली जहां उसने ब्लेड को छुआ था। लेकिन यह एक जनरल स्टेट योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर कर्ण ने अपने बाएं पैर पर कुछ वजन डाला तो फैसला किया तो अधिकारी की गर्दन काट दी जाएगी। कोई कुछ नहीं बोला। अचानक कर्ण एक तरफ झुक गया। कर्ण ने अधिकारी की एक उंगली तोड़ दी और उस पर स्पेस रिंग प्राप्त कर ली। अधिकारी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर से खून और दबाव के कारण यह लगभग असंभव हो गया। कर्ण ने स्पेस रिंग के माध्यम से देखा और कुछ सेकंड बाद उसने कुछ बुलाया। कर्ण ने अधिकारी के अलावा कुछ गिरा दिया। सभी ने उधर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। संचार क्रिस्टल, अपने वेस्ट को बुलाओ, कर्ण ने ठंडे स्वर में कहा। अधिकारी समेत सभी लोग असंभव में पड़ गए। मुझे फंसाया गया है और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हो उसकी जांच एक उच्च स्तरीय दस्ता पार्टी करे। अगर मैं तुम्हें अभी मार दूं तो मेरे पास तुम्हें दोषी से ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यदि आप अपने वरिष्ठ से संपर्क करने में से इनकार करते हैं तो मैं गलती से फिस सकता हूं और अपनी तलवार पर गिर सकता हूं। आप ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है? सैनिकों ने कर्ण की ओर हैरानी से देखा और उसके वरिष्ठ को बुलाया। तो जीरो वास्तव में तैयार किया गया था, अन्यथा वह कमाल की क्षमता में इतने हिस्से भी ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति को क्यों बुलाएगा? यदि जीरो किरदार होता तो कमांडर स्टेट योद्धा के आने पर उसका बचना और भी कठिन हो जाता। जमीन पर मौजूद अधिकारी को लगभग विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना था। जीरो चाहता था कि वह अपने वरिष्ठ को बुलाए। इस समय अधिकारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया चाहती थी कि वह जीवित रहे। वह अभी भी इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह एक अर्ली जनरल स्टेट योद्धा के खिलाफ हार गया था और अब उसे इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि वह हारने के बाद भी बच गया। यह पूरी स्थिति बहुत ही अवसादित थी। अधिकारी ने अपना हाथ कम्युनिकेशन क्रिस्टल तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह पहुंच से बाहर था। कर्ण ने अपने मुक्त पैर से इसे अधिकारी के मुक्त हाथ में हल्के से मारा। अधिकारी ने तुरंत कम्युनिकेशन क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया और इसे एक अजीब सी स्थिति में रखा। रिपोर्ट करें, वरिष्ठ की नाराज आवाज आई। गर्दन में आशंकीय रूप से दबे ब्लेड के कारण अधिकारी को शब्द बनाने में परेशानी हो रही थी। हेलो सर, कर्ण ने कहा। यह जीरो है, सार्जेंट के जी सैनिकों में से एक। हमें एक मामले पर आपकी सहायता और निर्णय की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे क्यों बात कर रहे हो? लाश कहाँ है? टिस्ट ने आश्चर्य से और झुंझलाहट से पूछा। कर्ण ने कहा, सार्जेंट अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तलवार उसकी गर्दन में आशंकीय रूप से दबी हुई है। कई सेकंड तक वरिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ ने कम्युनिकेशन क्रिस्टल के माध्यम से पूछा। कर्ण ने कहा, मुझे देशद्रोह के आरोप में फंसाया गया था। सार्जेंट ने बिना जांच किए ही मुझे देशद्रोही मान लिया। वो ठीक है, आपने देखा कि यह कैसे हुआ?
मैं इस मामले की किसी सस्ते पार्टी से जांच कराने का अनुरोध करना चाहता हूँ। कुछ देर तक कम्युनिकेशन क्रिस्टल से कुछ भी नहीं निकला। वरिष्ठ ने आदेश दिया, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचूंगा। किसी भी परिस्थिति में किसी और को चोट न पहुंचाए। जब तक यह स्थिति हल नहीं हो जाती, हर कोई वहीं रहेगा जहां वे वर्तमान में खड़े हैं। समझ गया, करण ने कहा। हम चौकी के पूरब में हैं। मुझे पता है तुम कहाँ हो। वरिष्ठ की नाराज आवाज आई। हर कोई आप जहाँ है वहीं रहे। और इसके साथ ही वरिष्ठ ने फोन काट दिया। अधिकारी ने फिर से अपना हाथ नीचे रख लिया और कम्युनिकेशन क्रिस्टल को एक तरफ गिरा दिया। मैंने उसे बुलाया। उसने बड़ी कठिनाइयों से कहा, क्या आप कृपया हट सकते हैं और तुम्हें मेरी ताकत को कम आंकने आके बिना मुझ पर दोबारा हमला करने का मौका दोगे? करण ने पूछा। कोई मौका नहीं। आपने अपने वरिष्ठ को सुना, हर कोई वहीं रह इंतजार करेगा जहां है हम इस समय हैं। अधिकारी अपने दांत पीसना चाहता था, लेकिन इससे उसे और अधिक दर्द हुआ। करण ने नकाबपोश की ओर देखा। जब आपने 2 को मारा डाला तो आपने नहीं सोचा था कि इसका अंत इस तरह होगा। क्या आपने सोचा था? उसने पूछा। एक ने कुछ नहीं कहा। करण जानता था कि एक गद्दार था और एक जानता था कि करण यह जानता था। तो इस समय किसी को कैसा महसूस हुआ? बेहद खराब, लेकिन इस कारण से नहीं जिस पर कोई विश्वास कर सके। वास्तव में क्या किसी को अंदर से उत्साहित नहीं होना चाहिए था? हकीकत अफसोस का वरिष्ठ भी तो गद्दार था ना। इसी कार्रवाई से करण अनिवार्य रूप से अपनी कब्र खोद रहा था। अफसोस की बात है कि बस यही था। एक और लगभग आधे दिन पहले करण के साथ हुई बातचीत याद आ गई। वन और करण ने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि अधिकारी का वरिष्ठ गद्दार भी हो सकता है। तो जाहिर है करण को यह पता था, लेकिन फिर वह उसे क्यों बुला रहा था, इसका कोई मतलब नहीं था। किसी ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि करण को अपने वरिष्ठ पर गद्दार होने के संदेह नहीं था, लेकिन अगर वह गद्दार था तो क्या करण अनिवार्य रूप से उसे बुलाकर आत्महत्या नहीं कर रहा था? ऐसे ऐसे कम अनुभवी व्यक्ति करण को मूर्ख समझेगा, लेकिन एक व्यक्ति करण को मूर्ख नहीं मानता था। हीरो को एक गद्दार कमांडर स्टेट योद्धा से निपटने में कुछ आश्चर्य होना चाहिए। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। एक विचार। अगले मिनट तक कोई भी नहीं हिला और सैनिक केवल भयभीत भाव से एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें पता नहीं था कि कौन गद्दार है कौन नहीं। अचानक वन के नीचे की जमीन फट गई और वह उत्तर की ओर चला गया। अन्य सैनिक उसकी तेजी से पीछे हटती आकृति को देखकर आश्चर्य से देखते लगे। करण ने केवल कराटा लिया। उन्होंने कहा, काफी होशियार। मैं इस जगह से नहीं जा सकता। अब मुझ पर विश्वास करो। करण ने पूछा। एक सेकंड बाद सैनिक सदमे में उबर गया। उसे पकड़ने उनमें से एक चिल्लाया। इसके बाद 4 सिपाही एक के पीछे उसे पकड़ने के इरादे से टूट पड़े। अन्य लोग अपने पर्दों पर बने रहे, लेकिन करण के प्रति उसकी अभिव्यक्ति कम सब तक हो गई थी। निर्दोष लोग जांच से नहीं डरे, जबकि दोषी जांच से डरे। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि गद्दार कौन था। अब तक सैनिक शांत हो गए थे और वे फिर से एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनमें से अधिकांश इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उसका अधिकारी और एक गद्दार थे। उनके मन में वन के अचानक पीछे हटने से हथियार को वन का अपराध पहले से ही सिद्ध हो चुका था। वरिष्ठ ने संपर्क करने के 10 मिनट बाद कोई नया व्यक्ति पहाड़ी पर आया। यह एक कमांडर स्टेट योद्धा था जिससे वे चौकी पर जाने से पहले मिले थे, जो निकटतम शहर का नेता था। सभी सैनिकों ने सलाम किया, जबकि करण ने छिपे हुए उपहार के साथ वरिष्ठ की ओर देखा। वह अकेला आया था। करण ने सोचा, कौन सा समझदार उच्च प्रदर्शन अधिकारी बिना किसी बैकअप के ऐसी स्थिति में आएगा? यह अपने शहर की सुरक्षा से वरिष्ठ को लुभाने की एक चाल हो सकती है। वरिष्ठ पद पर बैठा हो कोई भी व्यक्ति ऐसे बैठकर मैं अकेले नहीं जाएगा, जब तक उसका इरादा सबूत छुपाने और गवाहों से निपटने का नहीं था। वरिष्ठ की ठंडी आंखों ने आसपास का निरीक्षण किया और जब उन्होंने करण को देखा तो रुक गया। यह स्पष्ट था कि कम्युनिकेशन क्रिस्टल पर उसने बात करने वाले कौन था। उसी क्षण करण के हाथ में कुछ दिखाई दिया और उसने उसे दूर के वरिष्ठ को दिखाया। सभी ने उधर देखा और सदमे से उसकी आंखें खुल गईं। यह उस पर 2 हरे पंखों वाला एक प्रतीक था। कुछ सैनिक जानते थे कि इसका क्या मतलब है और उसका आखिरी संदेह भी गायब हो गया। यह राम के व्यक्तिगत प्रतीकों में से एक था और यह सबूत था कि प्रतीक का मालिक राम का निजी मित्र था। ऐसा कोई व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता। वरिष्ठ की आंखों के एक सेकंड के लिए
सदमे में चौड़ी हो गई, लेकिन वे बहुत जल्दी अपनी पुरानी ठंड में लौट आए। मुझे यह जांचने की जरूरत है कि क्या यह वास्तविक है, वरिष्ठ ने दूर करण को और अपना हाथ बढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा। बहुत सारे नकली हैं। करण केवल अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया। यह लो, उसने उसे फेंकते हुए कहा। वरिष्ठ ने इसे पकड़ लिया और कुछ देर तक इसे देखता रहा। उसकी उंगलियां प्रतीक पर डिजाइन को चला रही थी। उन्होंने 5 सेकंड से अधिक समय तक इसका निरीक्षण किया, बस इसे मंत्रमुग्ध भाव से देखते रहे। यह असील है ना? करण ने मुस्कुराते हुए पूछा। वरिष्ठ ने करण पर नजर डाली, फिर उसने प्रतीक को अपनी स्पेस रिंग में डाल लिया। आप ऐसा बेवकूफी भरा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वरिष्ठ ने पूछा। यह स्पष्ट रूप से नकली है। सिपाही ने आश्चर्य से वरिष्ठ की ओर देखा। भले ही हम इस पूरी स्थिति को नजरअंदाज कर दे, वरिष्ठ ने करण के ब्लेड के नीचे के अधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा। इस तरह के प्रतीक का नकली होना पहले से ही मौत के योग्य अपराध है। फिर वरिष्ठ ने एक लंबी तलवार निकाली। मैं अभी सजा पूरी करूंगा। उस समय कमांडर स्टेड योद्धा की विशाल शक्ति से आसपास का माहौल भर गया और सैनिकों को सांस लेना मुश्किल हो गया। करण केवल मुस्कुराया। अन्य सैनिक फिर से हैरान और भ्रमित हुए। आखिरकार घंटे में बहुत सारे टेस्ट आए। सबसे पहले जीरो को गद्दार के रूप में बाहर कर दिया गया था। फिर जीरो ने अधिकारी को हरा दिया। इसके बाद जीरो ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी और अब जीरो फिर से गद्दार था। कुछ सैनिक भयभीत हो गए थे। वे मुख्य नहीं थे कि वे जानते थे कि यहाँ कुछ का कोई मतलब नहीं है। क्या यह कमांडर स्टेट योद्धा देशद्रोही था? तो क्या उन्हें मार नहीं दिया जाएगा? करण ने केवल मुस्कुराहट के साथ वरिष्ठ की ओर देखा। वरिष्ठ ने अपनी तलवार निकाल ली और तब वरिष्ठ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक बार फिर सिपाही सदमे में आ गए। क्या हो रहा है? 1 सेकंड बाद सैनिकों ने देखा कि एक नया व्यक्ति अचेत वरिष्ठ के पास खड़ा था। यह व्यक्ति भूरे बालों वाला, भूरे वस्त्रों वाला एक वृद्ध व्यक्ति था। जब वह अचेत चेस्ट की ओर देख रहा था तो 2 वृत्तों वाला एक फोकस उसके बगल में तैर रहा था। अधिकांश सैनिक नहीं जानते थे कि वह कौन था, लेकिन उनमें से कुछ उनकी पहचान का अनुमान लगा सकते थे। एक जिज्ञासु उनमें से एक ने चौंक कर फुसफुसाया। अभी सब कुछ शांत था, जिससे सिपाही की फुसफुसाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। एक जिज्ञासु यहाँ आया। जिज्ञासु क्या था? एक जिज्ञासु एक सच्चा जादूगर था जो राम का वफादार था। एक जिज्ञासु बनने की आवश्यकताएं सख्त थी और यह भूमिका पाने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कई मुलाकातों से गुजरना पड़ा कि वे देशद्रोही नहीं थे। एक जिज्ञासु बनने के लिए सबसे पहले कम से कम एक प्रतिभाशाली आरंभिक सच्चा जादूगर होना चाहिए। दूसरा, किसी को माइंड मैजिक का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो जादूगर के एक श्रेणी थी जिसमें किसी एफिनिटी की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह शुद्ध मन और मन से संबंधित था। एक जिज्ञासु का काम गद्दारों को ढूंढना और उनके दिमाग से जानकारी निकालना था, और वे इसमें बहुत अच्छे थे। वरिष्ठ के जमीन पर गिरने के 1 सेकंड बाद उसकी आंतरिक अंगूठी उसकी उंगली से छूट गई और जिज्ञासु के पास उड़ गई। काम का प्रतीक रिंग से बाहर ले जाया गया और जिज्ञासु ने इसे लगभग 2 सेकंड तक देखा। फिर प्रतीक वापस करण के पास तैर गया, जिससे उसे दूर रख दिया। धन्यवाद, उन्होंने कहा। करण को पता था कि एक जिज्ञासु देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था। करण का काम गद्दारों को जड़ से उखाड़ना, काट फेंकना और संबंधित अधिकारियों की जिज्ञासु थे को सूचित करना था। करण का काम कभी भी गद्दारों को मारना नहीं था। जब करण ने अधिकारी के खिलाफ जीत हासिल की तो उसने अपनी दुनिया से जादू मंडलिन से भरा एक प्रतीक निकाला था। इसे क्रिया करने के लिए उसे इसे अपने हाथों में बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसने इसे नष्ट किया, यह लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जिज्ञासु को एक संकेत भेजता था, जो फिर एक दूसरे के साथ संवादन करते थे। उनके कारण करण ने प्रतीक को अपने बुट्स में बुलाया और बस उस पर कदम रखा, जो उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। राम के ने करण को बताया था कि युद्ध के मैदान में लगभग 2 से 3 जिज्ञासु हमेशा तैयार रहते हैं। जब तक करण ने प्रतीक को तोड़ा, उसमें से एक अधिकतम 10 मीटर के अंदर जाता था, लेकिन अधिकांश समय उन्हें केवल 3 से 5 मिनट ही लगेंगे। जिज्ञासु ने करण की ओर देखा। आप उससे दूर जा सकते हैं, उन्होंने कहा। करण ने नीचे देखा और देखा कि उसके नीचे का अधिकारी भी होश खो बैठा है। करण ने अपनी तलवार पकड़ ली और एक और हट गया। क्या कोई और गद्दार है? जिज्ञासु ने सम्मान रूप से पूछा। करण ने कहा, कुछ मिनट पहले एक नकाबपोश व्यक्ति उत्तर की ओर भाग गया। वह भी गद्दार है। उसे ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने उसे पहले ही जिज्ञासु की धूल से चित कर दिया था। हम जानते हैं, जिज्ञासु ने कहा।
उससे पहले कि पकड़ लिया जाना चाहिए था। करण ने सिर हिलाया। करण ने 1 और 2 से मिलने से पहले उससे चुपचाप थोड़ी सी धूल निकाल ली थी, जिससे उसने अपने ऊपर डाल लिया था। जिज्ञासु की धूल ने जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम किया। किसी और ने इसे नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन जिज्ञासु इसे महसूस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक कोई भी रस से ढके एक व्यक्ति से संपर्क में आएगा, आसपास के लोग भी इससे दूषित हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि हर एक व्यक्ति जो पीछे 30 मीटर से पहाड़ी पर या उसके पास था, अब जिज्ञासुओं द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। उसी समय जमीन पर किसी चीज के खींचे जाने की शांत आवाज सुनी जा सकती थी और लोगों ने उसकी ओर देखा। पहाड़ी की तलहटी में भूरे वस्त्र और भूरे फोकस वाला एक और व्यक्ति था। पहले की तुलना में यह बहुत छोटा लग रहा था। आशा की बात यह है कि दूसरा जिज्ञासु 30 बेहोश लोगों को बांधकर एक जंजीर खींच रहा था। करण ने नजर घुमाई और पाया कि उनमें से एक था करण। अन्य 2 सैनिक थे जो एक को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। दूसरे जिज्ञासु ने कहा, मुझे रास्ते में शुरुआती रीजनल स्टेट योद्धाओं की 2 लाशें मिली। जब सैनिक ने यह सुना तो उनके पेट में एक गड्ढा दिखाई दिया और उन्होंने उन 3 बेहोश लोगों की ओर घूरकर देखा। यह स्पष्ट था कि क्या हुआ था। एक भाग गया था और 2 अन्य गद्दारों ने एक ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसका पीछा करना चाहते थे ताकि वे भी भाग सके। 2 निर्दोष सैनिकों ने उसका पीछा किया। वे केवल एक को पकड़ने में मदद करना चाहते थे। अफसोस की बात है, जैसे ही वे सभी की दृष्टि के क्षेत्र से बाहर निकले, दोनों गद्दारों ने एक के साथ भागने से पहले 2 निर्दोष सैनिकों से निपटा। सैनिकों को लगभग विश्वास नहीं था कि हो रहा था कि इतने सारे गद्दार हैं। यहाँ तैनात सभी सैनिकों में से लगभग 1/4 देशद्रोही थे। वह पागलपन था। एक कीट रानी अपने घोंसले को कीट बिल्लियों से भर देती थी। वृद्ध जिज्ञासु ने अपने बगल में लेट हुए वरिष्ठ की ओर देखते हुए कहा। करण ने भी टेस्ट की ओर देखा। टेस्ट शायद वह था कि जिससे पास युद्ध के मैदान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर कमान थी और उसके अधिकारी के साथ अधिकारी गद्दारों को शामिल होने की अनुमति देना बहुत मुश्किल नहीं था। उसकी योजना शायद युद्ध के मैदान के उत्तर पूर्वी हिस्से पे सभी वफादार सैनिकों को धीरे धीरे मारने और उन रैंकों में से अधिक गद्दारों को शामिल करने की थी। इस तरह वे भूमि को नष्ट कर सकते थे और संसाधनों को उन्हें तक पहुंचा सकते थे। क्या और भी गद्दार हैं? वरिष्ठ ने जिज्ञासु से करण से पूछा। करण ने कहा, मुझे एक व्यक्ति पर संदेह है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में एक है या नहीं। यह सिर्फ एक भावना है। मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि इस मामले पर कैसे आगे बढ़ना है। जिज्ञासु व्यक्ति सैनिकों को देखता रहा। आप ही यहाँ तैनात थे। आप इन लोगों को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो आप उस व्यक्ति का माइंड रीड कर सकते हैं। यदि आरोपी निर्दोष साबित हुआ तो आपको एक महंगा जुर्माना देना होगा। जिज्ञासु ने समझाया। करण ने लगभग 2 सेकंड तक झिझका, लेकिन अंत में उसने इस पर अपनी भावनाओं पर भरोसा करने का फैसला किया। करण ने सैनिक के बीच में एक गंजे आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं इस व्यक्ति पर माइंड रीड का अनुरोध करना चाहता हूँ। सिपाहियों ने आश्चर्य से उसे गंजे आदमी को देखा। ये थे आदर्शवादियों के नेता। गंजे व्यक्ति ने करण की ओर आश्चर्य और क्रोध से देखा। यह ऐसा था जैसे करण ने उस पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया था, जो वास्तव में करण ने किया था। सैनिक अपने नेता से दूर चले गए, जिससे केवल अपने दांत पीस लिए। इसका अर्थ क्या है? वह चिल्लाया। मैं इसे सहमत नहीं हूँ। फिर सभी ने जमीन पर शवों को कुचलने की आवाज सुनी और बिना किसी को पता चले युवा जिज्ञासु नेता के पीछे आ गया और जो डर के मारे तेजी से उसकी ओर मुड़ गया। आपकी सहमति प्रासंगिक नहीं है, युवा जिज्ञासु ने गंजे आदमी के सिर की ओर धमकी भरे हाथ बढ़ाते हुए कहा। उस क्षण मन उस आदमी के शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गया। वह अपने आत्मीयता से खुद को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास किसी जिज्ञासु के सामने खुद को मारने की शक्ति भी नहीं थी। जिज्ञासु का हाथ एक पल के में उस आदमी के सिर तक पहुंच गया और वह बेहोश हो गया। सैनिकों ने आश्चर्य से और भय से जिज्ञासु की ओर देखा और फिर 2 अन्य सैनिक ने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन गंजे आदमी की तरह ये दोनों भी प्रतिरोध की भनक लगते ही बेहोश हो गए। उनमें से कोई भी बच नहीं सका। जिज्ञासु अपने काम में बहुत अच्छे थे। इसके बाद सभी डर के मारे चुप हो गए। एक के बाद एक साथी बेहोश हो गए और सैनिकों को डर था कि अगर उन्होंने प्रतिरोध का कोई संकेत दिया तो वे भी जिज्ञासु का शिकार बन जाएंगे। इन सैनिकों के लिए ये जिज्ञासु कुछ सबसे भयानक अस्तित्व थे जो उन्होंने कभी देखे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग बेहोश हो जाते थे।
अगले 5 मिनट तक छोटे जिज्ञासु का हाथ गंजे आदमी के सिर पर रहा। उसकी दोनों आंखें बंद थीं। जब उसका छोटा सहकर्मी अपना काम कर रहा था तब वह जिज्ञासु निगरानी कर रहा था। आखिरकार छोटे जिज्ञासु ने अपनी आंखों को खोली और खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, उसके दिमाग में एक बाधा है, प्रोटोकॉल का पालन करे। बुजुर्ग जिज्ञासु ने कहा। छोटे सिर हिलाया और कई और जंजीरें मंगवाई, जिनमें उनसे वरिष्ठ और अधिकारी सहित हर दूसरे बेहोश व्यक्ति पर डाल दिया। अंत में 8 लोगों को चैन से जोड़ा गया। किसी को? वरिष्ठ जिज्ञासु ने करण की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, करण ने कहा। वरिष्ठ जिज्ञासु ने सिर हिलाया। गेंड को सूचित कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर पूर्व उत्तर क्षेत्र पर कमाल संभालना है। सभी सैनिकों को उसकी चौकी और कस्बों के अंदर तैनात किया जाना है। अपनी चौकियों या कस्बों की सीमा में छोड़ने वाले किसी भी सैनिक को मार दिया जाएगा या पकड़ लिया जाएगा। निकटतम शहर को अलग करने के लिए 3 सर्कल भेजे गए हैं। किसी को भी बाहर जाने का या प्रयास करने की अनुमति नहीं है। प्रत्येक अन्य चौकी पर एक सर्किलर द्वारा पहरा दिया जाएगा। आप सभी उक्त जादूगरों के आदेशों का पालन करेंगे। जिज्ञासु ने सभी सैनिकों की ओर देखा। आप तुरंत अपनी चौकी में प्रवेश करें। सैनिकों ने डर के मारे तुरंत सलामी दी और उन चौकियों की ओर भागे जिन्हें उन्होंने 2 महीने पहले ही बनाया था। आप हमारे साथ आएंगे? वृद्ध जिज्ञासु ने करण को आदेश दिया। करण ने सिर हिलाया। उसके बाद दोनों जिज्ञासु हल्के से आगे बढ़े, लेकिन उसकी गति पहले से ही काफी प्रभावशाली थी। करण चुपचाप उसके पीछे चला। कुछ मिनट बाद वे निकटतम शहर में पहुंचे। करण ने पहले से ही शहर के चारों ओर एक बड़े घेरे में कई जादूगरों को तैनात देख सकता था और वह जादूगरों और शहर के बीच 3 लाशें भी पड़ी हुई देख सकता था। जाहिर तौर पर वह जादूगर मजाक नहीं कर रहे थे। वृद्ध जिज्ञासु ने करण की ओर देखा। मैं इस शहर की जांच के लिए जिम्मेदार हूँ। आप उसका पीछा करते हुए स्टॉर्म ईगल जोन तक जाएंगे। 8 बेहोश लोग को घसीटते हुए अपने छोटे से सहयोगी को इशारा करते हुए बुजुर्ग जिज्ञासु ने कहा, महान जिज्ञासु ने आपकी वापसी का आदेश दिया है। आपका मिशन यही समाप्त होता है। उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा काम असाधारण रहा है और तुमने ग्रीनवीड काउंटिंग की बड़ी मदद की है। वृद्ध जिज्ञासु की आवाज खुश या उत्साहित नहीं लग रही थी। उन्होंने केवल शब्दों को रोबोटिक आवाज से प्रभावित किया। करण ने केवल सिर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे बूढ़ा जिज्ञासु शहर में दाखिल हुआ और शहर के अंदर के लोग उन्हें डरना सीख गए। मेरे पीछे आओ, छोटे ने दक्षिण की ओर गति बढ़ाते हुए कहा। करण ने कुछ नहीं कहा और केवल शब्दहीन होकर उसका अनुसरण किया। जाहिर है ये जिज्ञासु बातूनी किस्म के नहीं थे। यही वजह थी कि करण ने उन्हें सवालों से परेशान नहीं किया। जैसे ही करण ने चुपचाप दक्षिण की ओर यात्रा की, उसके दिमाग में युद्ध के मैदान के में अपने 2 महीने के प्रयास को दोहराने का समय था। अब तक गद्दारों की योजना भी स्पष्ट हो गई। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस पूरे क्षेत्र पर कमान संभालने में कामयाब रहे। सभी संवादों को चुराने और भूमि को बेकार बनाने के लिए उनकी धीरे धीरे अधिक से अधिक गद्दारों को अपने जान साथ जोड़ लिया। इसमें से 2 गद्दार अधिकांश लाश और एक नकाबपोश व्यक्ति थे। सही तौर पर उसका काम एक चौकी का निर्माण करना और भूमि को रहने योग्य और पैसा कमाने के अवसरों से समुद्र बनाना था, लेकिन वास्तव में उसका काम सभी वफादार सैनिक को खत्म करना और धीरे धीरे गद्दारों को भरना था। अगर सभी गद्दारों को एक साथ यहाँ भेजा गया होता तो कुछ सवाल जरूर उठते। गद्दारों का अवसर एक अज्ञात इतिहास होता है। पूरी चौकी को केवल अज्ञात इतिहास वाले लोग से भरना यह बहुत संदिग्ध होता है। इस वजह से उसे इसे धीरे धीरे करना पड़ा। एक समय में एक लहर। उन्होंने जिस पहले निर्दोष सैनिक को मारा था वह उन छात्रों में से एक था जिसने गलती से एक मिड जनरल स्टेट जानवर पर हमला कर दिया था। अधिकारी ने छात्रों को सबक सिखाने के उद्देश्य से आदेश दिया था और एक ने समूह की कमान संभाल कर और उन्हें रोककर इसे लागू किया था। दूसरा निर्दोष सैनिक बदमाशों में से एक था। उसने कुछ रिपोर्टों की थी और अधिकारी ने उसे मार डाला था। उनके मुताबिक बदमाश ने झूठ बोला था। इसके बाद शहर में सामान पहुंचाते समय 3 सैनिक की मृत्यु हो गई। समूह में एक गद्दार और 3 निर्दोष लोग शामिल थे। सफेद सिंह वाला व्यक्ति गद्दार था और उसने चुपचाप निर्दोष सैनिक की जेब में संसाधन डाल दिए थे। सैनिकों को पता नहीं था कि ये संसाधन वहां कैसे पहुंचे, लेकिन शहर के रक्षकों ने
जो शायद गद्दार भी थे, परवाह नहीं की और उन्हें मार डाला। उसके बाद जीरो और 4 अन्य सैनिक से निपटने का समय था। आदर्शवादियों के गद्दार नेता ने जीरो के साथ एक ऐसी जगह जाने के लिए 4 निर्दोष सैनिकों को चुना जिस पर जल्दी मनीष की छवि सेना द्वारा हमला किया जाएगा। भीमा के रूप में वन ने जीरो को उससे संपर्क करने का एक तरीका दिया। इस तरह व्यक्ति अपने आसपास के सभी लोगों का विश्वास हासिल कर लेगा। उसके अपने साथियों को बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास किया था। नए सिग्नल के साथ कम समय सीमा वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं थी। इस थोड़े समय के परिणाम में फर्क पड़ने की संभावना बहुत कम थी और अतिरिक्त भुगतान अस्तित्व जोखिम के लायक था। करण को आदर्शवादियों के नेता पर गद्दार होने का संदेह होने का कारण यह था कि उसके साथ 4 वफादार सैनिक भेजे गए थे। यदि नेता निर्दोष होता तो उसे नहीं पता होता कि कौन गद्दार है और कौन नहीं है, और गद्दारों की संख्या को देखते हुए हमले के दौरान कम से कम एक व्यक्ति द्वारा जीरो को धोखा देने की संभावना अधिक थी। लेकिन चारों सिपाहियों ने विरोध किया था। जब अधिकारी और वन ने देखा कि हर कोई वापस आ गया है तो उसने एहसास हुआ कि वे अब और अधिक सूचक सक्षम नहीं हो सकते। कई लोग पहले से ही अधिकारी पर संदेह कर रहे थे और यदि एक गद्दार कीड़ा गिर गया तो हर कोई गिर सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे शक्तिशाली वफादार सैनिक में से 2 जीरो और 2 से निपटने के लिए एक योजना बनाई। उन्हें दोनों से निपटने के बाद अधिकारी और एक धीरे धीरे शेष को कम कर सकते थे। अधिकारी को दिखावे के लिए कहीं और भेजा गया होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विलिस ने बस किसी को अस्थायी नेतृत्व की भूमि दे दी होगी और हर कोई किसी 2 लोगों को अपने नए वरिष्ठ के रूप में चाहेगा, एक या आदर्शवादियों का नेता। दोनों अच्छे विकल्प थे। बाकी सभी लोग यह मानने कि सभी गद्दार चले गए थे। आखिरकार इतने सारे लोग पहले ही मर चुके थे, है ना। इसके अलावा अब उसके पास एक ऐसा नेता था जिस पर सभी को भरोसा था। उन्होंने स्वयं उसने इस पद के लिए वोट दिया और इस तरह चौकी पर धीरे धीरे गद्दारों का कब्जा हो गया। अफसोस की बात है कि करण ने हर गद्दार को जाल में फंसाकर की योजना को बर्बाद कर दिया था। वे सभी एकत्र हुए थे और उस सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वरिष्ठ ने जिज्ञासु की आंखों के सामने दिखाया था कि वह एक गद्दार था। कैसे? काम का प्रतीक। करण ने उसे फेंक दिया था। वरिष्ठ स्तर का कोई व्यक्ति असली और नकली के बीच अंतर बता सकता था। यदि उसने कहा कि यह वास्तविक है तो वह सभी गवाहों से छुटकारा नहीं पा सकता। यदि उसने कहा कि यह वास्तविक था और करण को मार डाला तो हर कोई तितर बितर हो गया होगा, अपने जीवन के लिए भाग रहा होगा। और यदि उसमें से केवल एक भी बच गया तो संभावित रूप से गद्दारों के आसपास सब कुछ बिखर सकता है। यह बहुत बड़ा जोखिम था। तो वरिष्ठ ने कहा कि यह नकली था। वह करण को मार डालेंगे, अधिकारी को खुद को ठीक करने देगा और अंत में वे सभी आसपास के सैनिकों को मार डालेंगे। सबके मिलजुल कर काम करने से कोई बच नहीं पाएगा। फिर वे बस हर चीज को इस तरह से चाला बना देंगे जैसे कि वे किसी यादृच्छिक प्लेट जनरल स्टेट जानवर से मर गए हो जो यहाँ आ गया हो। इससे निपटने के लिए वरिष्ठ को बुलाया गया था, लेकिन जब वह पहुंचे तो आधे से अधिक सैनिक पहले ही मर चुके थे। कितना दुखद है, लेकिन अंत में करण ने उन्हें मात दे दी। यह एहसास नहीं था और इसमें से कई अज्ञात कारण थे, लेकिन कर्ण यथासंभव सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहा। सभी गद्दार बच गए और वे सभी जिज्ञासुओं को हिरासत में ले लिए। करण ने एक भी गद्दार को नहीं मारा। उन्होंने तो सिर्फ अपना काम किया, गद्दारों को ढूंढने और संबंधित अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट करे, बस इतना ही था।